हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2। और जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 और उसके रिलेटेड जो एग्जांपल है उसको हम लोग खत्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि लास्ट वीडियो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, थोड़ी सी एक्सीड हो गई टाइम लिमिट से, जस्ट बिकॉज कि हम लोग प्राइम फैक्टर्स कर रहे थे, हम लोग को बार बार लिखना था नंबर्स, तो थोड़ा सा टाइम से ऊपर हो गया। बट कट शॉर्ट करके वो ऑलमोस्ट अराउंड 13-14 मिनट्स की ही बनी है। तो इंट्रो वगैरह हटा करके तो वो सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार कि इस एक्सरसाइज को फटाफट से करते हैं खत्म। तो लास्ट क्लास के अंदर या जो लास्ट लेक्चर आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 देखा है उससे रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन बचा था वो मैंने लास्ट क्लास में नहीं करवाया, जस्ट बिकॉज कि उसी की वजह से हम लोग का ब्रीफ रिकैप भी हो जाएगा। तो ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं यार कि आप लोग को क्वेश्चन है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को कैसे करना है? अब आप लोग को लिखना है कि एचसीएफ ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9। सो एलसीएम ऑफ 306,657, ठीक है, या फिर क्या कर लो इसको, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमेशा क्या कर लो, एक्स मान लो या कोई भी एक आपका वेरिएबल मान लो। मान लिया। अब यू नो द फैक्ट दैट एचसीएफ ऑफ 306,657 इनटू एलसीएम ऑफ 306,657 is equal to what? LCF into LCM is equal to product of two numbers, that is equal to 306 into 657। तो ये आप लोग को लिखना है, या आप ऊपर उससे पहले क्या लिख सकते हो, HCF of A, B into LCM of A, B is equal to A into B। ये आप लोग ऊपर लिख लेना और उसके बाद ये नंबर शो कर देना where A and B are 306 and 657। HCF की वैल्यू आप लोग को दी है 9, इधर आप लोग को दिया हुआ है X, ये दिया हुआ है 306 into 657। अब बात क्या है कि काटा पीटी करनी है, आप काटा पीटी कर लो, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप लोग की x की वैल्यू आएगी 22338, ठीक है। आफ्टर कैंसिलिंग आउट, सिंपल से बात है यार, ये 3069 के इक्वल बन रहा है, तो आप काटोगे 306 डिवाइडेड बाय 9 करोगे और वो आप लोग का क्या दे देगा आपको 34, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का ये आंसर। सो दैट्स इट। सो याद रखना आंसर स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू हाउ मच, 22338। ये सब कुछ लिखने जरूरी है हमेशा का है, क्योंकि हाफ मार्क होल्ड करता है, हाफ मार्क होल्ड करेगा, हाफ मार्क होल्ड करेगा और फिर हाफ मार्क। तो आपको भी पता है दो दो नंबर के क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही हम लोग प्रोसीड करते हैं। The next question which we are doing is an example as well as similar type का आपका क्या है 1.2 में। 1.2 में 6 की पावर n है और एग्जाम्पल में 4 की पावर n। आई होप सब लोग को वैसे तो आता ही है, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लिखते कैसे है बोर्ड्स के अंदर। सो कंसिडर दिस नंबर्स 4 की पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। तो 4 की पावर n वाले कौन से नंबर्स होंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है, 4, 16, 64, 256, ये सब चलता जाएगा। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ठीक है, नेचुरल नंबर इसलिए 1 से शुरू किया। अब क्या कभी भी ऐसा नंबर लास्ट में एंड डिजिट 0 देगा? ये मुझे चेक करना है। खुद लॉजिक लगाओ यार, एंड नंबर 0 का क्या मतलब है कि मेरा नंबर डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज डिविजिबल बाय 2 होना ही चाहिए। मेरा 4 की पावर n शुड ऑलवेज हैव अ फैक्टर ऑफ 5 इंटू 2। सिंपल सा लॉजिक है ये। अगर 5 इंटू 2 का मेरा फैक्टर है तो हमेशा एंड 0 से होना ही होना है। समझ में आई बात? तो यही लॉजिक के हिसाब से अब स्टेटमेंट लिखते हैं कि लिखते कैसे है। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि एनी नंबर टू एंड विद 0, बहुत ही सिंपल सी बात है, एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0 या विद 0 हैज टू बी डिविजिबल बाय 5 and 2।
लॉजिक क्लियर कि n अगर 0 है तो डिविजिबल बाय 5 तो होना ही चाहिए और 2 से होना ही चाहिए. सो 4 की पावर n should contain 5 and 2 in prime factorization. ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये लिखना है कि 5 and 2 इसके अंदर आना चाहिए अगर वो डिजिट 0 से एंड करता है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, बट 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n विच हैज ओनली 2 as its prime factors. समझ में आई बात. तो यहां पर लॉजिक क्या हो गया कि हम लोग अब 4 की पावर n को फैक्टराइज कर रहे हैं. तो आप लोग को पता है 4 की पावर n कभी भी होगा वो हमेशा 2 से ही 2 2 2 2 2 2 2 वाली चीजें होंगी. आप लोग को पता है, सॉरी ये n आ जाएगा यहाँ पर, ये आप लोग को पता है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 8, ये ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक. ये क्या है, फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक, देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n. Hence 4 की पावर n does not end with digit 0. आई बात समझ. तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार. ये तो वो स्टेप्स है जो हम लोग को बोर्ड्स में लिख रहे हैं. असली में आंसर तो हम सबको पता था कि कभी भी एंड विद डिजिट 0 नहीं होगा. ठीक है, लेकिन ये है आप लोग को स्टेप्स बोर्ड्स में लिखने हैं. और आप लोग इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पीडीएफ है जो आप लोग को नोट्स मिलेंगे उसके अंदर आप लोग और भी अच्छे से देख पाओगे कि कहीं कहीं पर जो भी मैंने ऐसे डायरेक्टली लिख दिए हैं वो आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, आप लोग को दिख जाएगा. तो सिंपल सी बात है, अगर 5 और 2 से नहीं एंड, मतलब इनके प्राइम फैक्टर नहीं है, दैट मीन 0 से एंड नहीं होगा. सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है. चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0. ऑब्वियस सी बात है यार, 6 की पावर n मतलब क्या है, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n. सो इट ऑल्सो विल नॉट एंड विद डिजिट 0 सिंस 6 की पावर n हैज नो फैक्टर ऑफ 5. सिंपल लॉजिक. ठीक है, ये वाला लिख नहीं रहा, ये वाला आप लोग खुद से लिख सकते हो. मेन लॉजिक क्या है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि ये भी एंड 0 से नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है. आगे बढ़ते हैं यार एक्सरसाइज पर. तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स. फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, 7 into 11 into 13 plus 13. सिंपल सा लॉजिक है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लॉजिक है. यहां पर आप लोग क्या करो, 13 को ले लो कॉमन. 13 को अगर कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, 7 into 11 plus 1, दैट मीन्स 13 into 78. समझ में आई बात, 13 into 78. अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, 13 into 78 will always be a composite number since it's और इट कैन बी, यहां पर इट्स हटा करके इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. समझ में आ गया, वो आपके क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा सकता है. तो इसलिए ये एक कॉम्पोजिट नंबर है. थियरम 1 ऑफ अरिथमेटिक यही किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि अगर आपके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आप लिखोगे तो वो हमेशा एक कॉम्पोजिट नंबर ही होगा. सिमिलर केस में यहां पर क्या करोगे, 5 को कॉमन लोगे, तो 5 को कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1008 plus 1 दैट इज 1009. और यहां पर भी आप यही बोलोगे, सिंस इट कैन बी रिटन द नंबर, इसको आप लोग शो कर दोगे कि ये बन गया एक्चुअली 5m.
ठीक है, where m is equal to 109. So 5m can be factorized and can be written into product of prime. Hence this is a composite number. Clear? Simple सा logic. एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि है आप लोग का वर्ड प्रॉब्लम, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी है बट टफ आएगा, इतना इजी नहीं आएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes टू अराइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यार. रवि दौड़ रहा है और सोनिया दौड़ रही है. रवि को लग रहे हैं 12 मिनट पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में, यहां से शुरू करने में, यहां पर उसी सर्कल को कंप्लीट करने में सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट. तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार, ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो आप लोग को लिखना पड़ेगा. सो टाइम टेकन बाय, अगर मैं सोनिया की बात करूं तो वो कितना है आपका 18 मिनट. ठीक है, ये सब आप लोग को लिखना है बोर्ड्स के अंदर. ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते. टाइम टेकन बाय रवि आप लोग को पता है कि कितना है 12 मिनट. अब आप लोग को क्या करना है, व्हेन विल बोथ ऑफ देम मीट, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट. अब यार खुद लॉजिक लगाओ, इसको लग रहे हैं 12 मिनट, इसको लग रहे हैं 18 मिनट, ये ऐसे चक्कर मारता जाएगा. बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको मीटिंग रखनी है. आप हमेशा आगे बढ़ोगे इन नंबर से, आप कभी पीछे नहीं आ सकते. 4 मिनट पर ये लोग कभी मीट नहीं कर सकते. ये लोग हमेशा कोई ना कोई मिनट 12 और 18 से ऊपर ही मीट करेंगे. आप लोग को सबको पता है, ये एक एलसीएम का क्वेश्चन है. और ये निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, सिंपली जो आप लोग का 6th-7th का मेथड था, आप लोग उसी बेसिस पर आप लोग इसको करोगे सॉल्व. तो यहां से आप लोग का क्या आ गया, ये आप लोग को शो करना है. तो यहां से आप लोग का एलसीएम कितना आ गया, 2 into 2 into 3 into 3, जो आप लोग लिखोगे 2 square into 3 square, which would be equal to कितना, simply 36. So last answer statement आप लोग को लिखना है, after 36 minutes they will again meet. लॉजिक क्या कहता है एलसीएम और एचसीएफ का यार, कि जब मुझे कोई ना कोई हाईएस्ट चीज निकालनी हो ना, और सिंपल सी बात है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, मतलब आफ्टर लीस्ट टाइम, कितना लीस्ट टाइम के बाद वो लोग मिलने वाले हैं. तो कितने लीस्ट टाइम के बाद, सिंपल सी बात है ना यार, 36 मिनट के बाद मिलेंगे, क्योंकि वो 12 में 3 राउंड और ये 18 में 2 राउंड तब तक ले लेगी, तो काम खत्म. एंड देन दे विल मीट. So that's it guys from this video, NCERT solution part 2. I hope आप लोग को सारे questions आ गए होंगे इस exercise के. 1.2 is over. Let's begin 1.3, that is the irrational वाला concept. उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे and question solve करेंगे. Thank you guys for watching. Meet you in the next lecture. Thank you.